पश्चिम चंपारण के मकान मालिक हो जाएं सतर्क। किराएदार बनकर आने वाले लोग कब मकान मालिक बन बैठें, कोई भरोसा नहीं। अ ये मामला है बेतिया के कालीबाग थाना क्षेत्र के क्रिश्चियन क्वार्टर सोनार पट्टी का, जहां 8 अप्रैल को सुनीता कुमारी से मुकेश कुमार ने एक मकान खरीदा था। इस मकान में पहले से भानु प्रताप सिंह किराएदार के रूप में अपने 4 बेटों के साथ रह रहे थे और नियमित रूप से किराया भी देते थे। लेकिन कोरोना काल में भानु प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह और बहू नेहा जोशी ने किराया देना बंद कर दिया। जब मुकेश कुमार ने मकान खरीदते समय मकान खाली कराने की बात कही, तो धीरेन्द्र और नेहा ने खुद को किराएदार बताते हुए मकान जल्द खाली करने का आश्वासन दिया, पर अब तक मकान खाली नहीं किया गया। जब मकान खाली कराने के लिए मुकेश कुमार ने पुलिस में आवेदन दिया, तो उल्टा धीरेन्द्र और नेहा ने SSC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए मुकेश कुमार और उनके परिजनों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, अपने ही समर्थकों से मकान में तोड़-फोड़ करवा कर भी उन्हीं पर आरोप मढ़ दिए। मुकेश कुमार ने कालीबाग थाना, बेतिया सदर DSP और यहां तक कि SP तक से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किराएदार की शिकायत पर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जबकि सरकार और पुलिस विभाग जन और पुलिस के मधुर संबंधों की बात करते हैं, वहीं बेतिया की यह घटना न्याय व्यवस्था की विफलता की ओर इशारा कर रही है। अब सवाल यह है, क्या मकान मालिक को न्याय मिलेगा, या फिर कानून का डर दिखाकर कब्जा कर लेना ही आज का नया तरीका बन चुका है? अमित शुक्ला, A9 भारत। बगीचा में शरण लिए हुए हैं क्या? हमारे ऊपर ST केस हो गया है और मारपीट का केस हो गया है। मैं एक जमीन सुनीता कुमार से लिया हूँ, 2 महीना पहले का रजिस्ट्री है मेरा, और सरकार को रेवेन्यू देकर मैंने जमीन परचेज किया। वो मेरी रिलेटिव थी, इसीलिए मैं उनसे जमीन भी ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद जब किराएदार से बात हुई, तो किराएदार उस टाइम सुनीता जी से भी बोला था और हमसे भी बोला था कि कोई बात नहीं, आप लोग जमीन ले लीजिए, हम आपको खरीदिएगा तो खाली कर देंगे। तो उसके बाद हमने जब जमीन पर गया, 15 दिन के बाद बोले भाई कब खाली करोगे? तो बोला कि अच्छा 1-2 मीटिंग और होगा आपसे, उसके बाद खाली हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4-5 बार पंचायती भी रखे, पंचायती में भी 1-2 बार आया, उसके बाद पंचायती में आना छोड़ दिया। तो हमने कालीबाग थाना में गया, वहाँ बेलेंदु सर मिले हमसे, उनको बोले तो वो बोले कि एक आवेदन दीजिए हमको, तो आवेदन दे दिए। आवेदन देने के बाद उन्होंने शनिवार को बोला कि CO से मीटिंग रहेगा और उस पार्टी को बुलाए वो। तो उस पार्टी ने फर्स्ट बार में इनकार कर दिया, जबरदस्ती बोले उसको फोन पर डांटे, तो वो आया। तो आया तो शनिवार के लिए बॉन्ड बनाया कागज की, शनिवार को हम इस पर बात करेंगे। तो वो शनिवार को वहाँ जनता दरबार लगती है, उस जिसमें CO साहब आते हैं और पेपर देखते हैं और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। तो उस शनिवार को फिर पहुंच गया, बोला कि हमको अगला शनिवार को दे दीजिए समय। उस टाइम भी सुनीता जी आई थी। इसी तरह करते करते 2-3 शनिवार बीत गया, लेकिन कितने कोई दिनों से चल रहा है ये मामला? 2 महीना से चल रहा 2 महीना मतलब ये जून महीना यानी कि अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल से चल रहा है। और उसके बाद वहाँ पर वहाँ जाते हैं, कालीबाग OP में भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं और DSP साहब के पास भी दिए हुए हैं और SP साहब के पास भी दिए हुए हैं और सुनीता जी भी पहले दी हुई हैं, उसके बाद हम भी दिए हुए हैं, लेकिन आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा एप्लीकेशन लेके रख लेता है लोग ऑफिस में और उसका एप्लीकेशन कोई जाता है तो तुरंत FIR कर देता है लोग। पता नहीं कि ऊपर कौन बैठा हुआ है जो इनको षड्यंत्र द्वारा नचा रहा है, प्रशासनिक महकमा को। और इधर अभी ST हाल ही में 16 तारीख को एक केस हुआ है, जिसमें मेरा भी आवेदन 16 तारीख को पड़ा हुआ है नगर थाना में, कालीबाग थाना में। लेकिन मेरी आवेदन को कालीबाग थाना प्रभारी अपने फाइल से दाब के रख दिए हुए हैं। उसका जीरोक्स मेरे पास है और एंट्री नहीं की हुई है और उसके फाइल को FIR बना लिए हैं तुरंत। अ, आपके देने के बाद वो आवेदन दी है। हाँ, पहले तो मेरा ही आवेदन उनके पास गया था, वो डायरी में लेके रख लिए थे अपने पास। बोले अच्छा हम इस पर कार्रवाई। अच्छा, जितना दिन से हम कालीबाग थाना में 20 चक्कर लगाए होंगे, आज तक प्रभारी जी
या वहां से या पुलिस महकमा से जहां जहां भी आवेदन दिए, कोई इंक्वायरी या कोई इतनी नहीं है। कोई जाके पूछा नहीं कि भाई ये तुम्हारा चिट्ठी आया हुआ है, तुम काहे कर रहे हो इस तरह, चाहे उस तरह काहे कर रहे हो, या कोई जाके उसके घर पर जाके बात करे या उसको बुलाए या उसको समझाए, कोई नहीं किया है। और मेरे को तरह तरह का जाल फरेब और 420 में फंसाने के चक्कर में ये लोग षड्यंत्र रच रहा है लोग। उसमें एक लड़का है जो नेहा जोशी से शादी किया हुआ है, जो दलित वर्ग से आती है। यही यही बसोरिया के पास एक मोहल्ला है जगजीवन नगर, उसी में रहने वाली है। पिताजी का नाम रख के केस करती है हमारे पर, जो कि शादीशुदा है। और वो शादीशुदा है। इसका मर्द का नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह। अब शादीशुदा है और केस करती है तो अपने पिताजी का नाम रखती है। इसके पहले भी उसका भाई जो सुरजीत सोनू नाम है, वो मेरे पर हरिजन एक्ट केस कर चुका है आज से 1 किसका महीना भाई है पहले। वो? वो नेहा जोशी का भाई है। नेहा जोशी का। हाँ, ये लोग के पास पता नहीं कौन सा ऐसा तंत्र है कि सारी सिस्टम चलते चलते रहती है, सारी प्रक्रिया होने के बावजूद सब चीज सिस्टम से रहता है, लेकिन पता नहीं किस आका का फोन आ जाता है प्रभारी लोग के पास कि आका लोग बदल जाता है। वो लोग जैसे नहीं होता है कि हाँ हम चल रहे हैं, आपका काम तुरंत हो जाएगा, मतलब अभी कर पुलिस रहे महकमा से अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। जहां जा रहे हैं वही देख रहे हैं कि मेरा आवेदन को उसी तरह दाब दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले का बात है, उसका भाई और वीरेंद्र प्रताप सिंह मेरे दुकान पर आए, उसका वीडियो है मेरे पास। वाइन पिए हुए थे, मेरा बेटा उसको पकड़ लिया और उसको नगर थाना में लेकर गया। दारू पी के साला घूम रहा था वो। दोनों आदमी हम वहां पर बोले कि सर वाइन पिया हुआ है, तो वहां का प्रभारी हमसे बोलते हैं कि इस पर चैलेंज आप करते हैं तो मानहानि का केस आप पर होगा अगर दारू नहीं पिया होगा तो। बताइए, रोड पर चलने वाला आदमी को कोई जो दारू नहीं भी पीता है उसमें भी पाइप लोग लगा के जांच करवा लेता है कि सही है कि उसका गलत। उस दिन जांच नहीं हुआ? नहीं हुआ, वहां उसका जांच नहीं हुआ। पता नहीं किस पदाधिकारी से फोन पर बात कराया है। हमको उसका सूचना मिला कि वहां मेरा एक आदमी था स्टाफ, वो कह रहा था कि वो जाके सुरजीत सौरभ किसी पदाधिकारी से बात कराया मोबाइल पर, और खुलेआम टाउन थाना में घूम रहा था, नगर थाना। हाँ, नगर थाना में एकदम खुलेआम घूम रहा था वाइन पी के, लेकिन उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। पता नहीं किस पदाधिकारी के चैनल से ये सिस्टम चल रही है कि जो मेरे यहाँ के पदाधिकारी लोग मौन धारण कर ले रहे हैं। पता नहीं वो सीएम का है कि बड़ा डीएम का है कि प्रधानमंत्री का है कि राष्ट्रपति का है कि किसका है। फोन आता है कि लोग बर्फ के सिल्ली की तरफ सो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है मेरे तरफ आप से। क्या चाहते अच्छा, रिटर्न देने वाले हैं, ऑडिट होता है हम लोग का पेपर। हम लोग 1 नंबर का कारोबारी है। सोबाबू चौक पर मेरी दुकान है, ठीक है। हम लोग सरकार को रिवेन्यू देते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं और सरकार के घर खजाने में पैसा जमा कराते हैं पब्लिक से लेके। आप क्या चाहते हैं? मतलब आप हम क्या अपना न्याय चाहते हैं कि भाई अगर मेरी पेपर को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, अगर मेरी पेपर में और मेरे में अगर जमीन मेरा है तो वो हमको मिल जाना चाहिए। जी। अब वो रेंटर है। उसके बाद इसमें तरह तरह का षड्यंत्र। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है कि रात को मारपीट हुआ। 2 लड़के आए थे, उनके दरवाजे पर मारपीट हो रहा था। हम भी अपने दरवाजे पर बैठे थे चौतरा पर। अब वो उसी का आदमी था लोग, और वो मारपीट कर रहा था। चौकस मारपीट हुआ वहां पर, मोटा मोटी मारपीट चलाया आधा घंटा से 45 मिनट। मैं देख रहा था, तब तक उसी में एक आया जो जमीन का हेरा फेरी करता है, ब्रोकर है, उसका नाम है तरुण गुप्ता उर्फ मंटू गुप्ता। वो आया आया तो साला लगा हमको गरियाने, बोला कि साला तुम बैठा हुआ है यहाँ, लड़ाई हो रहा है, तुम छोड़ा नहीं सकता था। तो हम बोले कि नहीं, हम यहाँ का मुखिया है ना, वार्ड कमिश्नर है और ना यहाँ के रंगदार है, हम तो एक व्यवसायिक है। हम काय किसी के झगड़ा के बीच में पड़ने जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पर 107 पहले से काली बागोपी कर चुका है, ठीक है। इसीलिए हम उन लोग को ही बोले कि मेरे पर 107 का केस है, ना हम किसी को छुड़ा सकते हैं और ना किसी को हटा सकते हैं। अगर मेरा स्क्रीन में कहीं चला आएगा तो उसके बाद लगा भद्दी भद्दी गाली देने हमको। और उसके बाद बोला कि हम 50 गो गुंडा बुलाते हैं छावनी से, तुम्हारा है ना मर्डर करा देंगे, दे हाथ बराबर करा दे। इसी तनाव में हमने बोला है, ना कि किसी महिला को दिखाकर। अगर वीडियो में किसी महिला के सामने अगर मैंने अपना पैंट खोला होता तो इस पर लागू होता है, लेकिन वो लोग वीडियो का कैसेट बेचता है, लोग मोबाइल का एथी बेचता है, लोग लैपटॉप बेचता है, लोग और वो कैमरा का वो एथी बेचता है, लोग घंटी उंटी बेचता है, लोग कैमरा वैमरा बेचता है लोग। और उसी तरह वो सब चीज बनाने का पूरा प्रैक्टिस है, और जाल फरेब करके हमको एसटी केस में मेरे और मेरे भाई को और मेरे बेटे को फंसाया गया है। और
फंसाया गया। उस वीडियो को अगर पूरा रिकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा तो उसमें कहीं नहीं होगा। का मतलब ये है कि जो भी मामला उकसाया है वो मंटू गुप्ता है। हाँ, मंटू गुप्ता उकसाया है इस मामला को, तरुण गुप्ता। झगड़ा करने वाला था 2 ही आदमी मात्र वहाँ, एक मनोज पटेल और एक राजू गुप्ता। उसका कोई नामे नहीं है, कहीं दिखाई ना वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये लोग के वीडियो में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें कहीं किसी का नाम नहीं है। ठीक है, मंटू गुप्ता उस जो तरुण गुप्ता है उसका भी रिलेशन है दलित महिला समाज से, जो इसकी मौसी के छोटा बेटा है मेरा, 18 साल का है, 17-18 साल का, तनाव में रहता था। और उस दिन जो घटना घटी है बांस बल्ला का, तो उसमें मेरा बेटा क्या कि उसको पता चला कि मेरे बाबूजी का हार्ट में प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल में जमा है, वो इलाज कराने निकले हुए हैं, वो अब नहीं आएंगे वो घर पर, कम से कम उनको 1 दिन लगेगा आने में। तो मेरा बेटा को खीस बर्दाश्त नहीं हुआ है इस सब केस एसटी वाला मामला के लेके, उसीलिए मेरा बेटा गया वहां पर। ये लोग कहीं से कुछ लोग थे जो वहां पर शरारती मारपीट चल रहा था, वो भी जाके इसके अंदर घुस के मारपीट किया है। नहीं तो अगर हम लोग मारपीट करने जाते तो हम भी जाते, मेरा बेटा भी जाता, सब तीनों, मेरा स्टाफ सब भी जाता। आपके मतलब सेफ्टी के ख्याल से वो गया? हाँ, उसको कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आपके पिताजी से ही झगड़ा हो रहा है, वहां पर जाके देखिए। तू जाके देखा तो पहले से मारपीट चालू था, पहले ही से बोला के 10 आदमी से झगड़ा। अच्छा, ये लोग का चाल ही है कि कितना आदमी से ये लोग 8 लाख 10 लाख रुपया लिया हुआ, वही सब झगड़ा ये सब के यहाँ उपड़ता है। जैसे उस दिन भी रात को जो 2 आदमी से झगड़ा हुआ, वो भी मोटी रकम के लेकर हुआ, वो अपना पैसा मांगने आया था, इसी के कारण से हो रहा था झगड़ा, और उस झगड़ा में हमको फंसाया जाता है। इसके बाद से हम लोग तो खैर उस जमीन पर नहीं जाएंगे, और तो भगवान के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं। अब जमीन अब हमको सरकार देगी या न्यायालय देगी या थाना देगी या नहीं देगी, हम लोग को इससे अब हम लोग बहुत दूर हो जाएंगे जमीन से। और हो सकता है कि आने वाले दिन में हमसे उससे भी ज्यादा मुजोर आदमी से हम अपना जमीन बेच देंगे, कोई खरीदने वाला मिलेगा, क्योंकि हमको वो जमीन पर अगर दमंगई करने वाला व्यक्ति बैठा। थाने में FIR भी है क्या? मेरा उम्र 48 वर्ष हो गया, आज तक मेरे पर किसी थाने में किसी प्रकार का चोरी, बदमाशी, डकैती, गुंडागर्दी का कोई FIR नहीं है। ये नया FIR बनाने के चक्कर में संलिप्त हुआ है लोग हमारे ऊपर, ये सब लफड़ा फंसाने के चक्कर में। आज तक जिंदगी में नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। हाँ, मेरा मकान हड़पने के चक्कर में ये लोग नया हथकंडा अपना रहा है लोग। ठीक है, आप इसमें ये लोग का है ना, प्रशासन के जो निचले स्तर के हैं लोग, पदाधिकारी लोग, वो लोग सहयोगी हैं, क्योंकि वो लोग से कई बार मैं जाके बोला हूँ कि सर इंक्वायरी कीजिए, वहां पर रात को पार्टी चलती है, दारू पार्टी चलती है, इस तरह होता है, उस तरह होता है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। उसकी पत्नी तो नगर थाना में हमको बुड्ढा बोल रही थी, गाली दे रही थी प्रभारी के सामने, तो प्रभारी बहुत डांटे हैं कि इनकी भी पत्नी आएगी तो तुमको भी गाली देगी, लेकिन वहां कोई एथी नहीं हुआ। दारू पी के इसी तरह पूरा बदमाशी मचैले था, वहां पर मेरे दुकान पर भी आया था सब, मेरा बेटा का मोबाइल भी छीन लिया सब, उसका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कौन छीना? वही वीरेंद्र छीना, उसका सालवा छीन लिया, जबरदस्ती किया। अब हम लोग छोट छोट बात के लिए थाना पर जाके केस मुकदमा नहीं करना चाहते हैं, नहीं वजुराना चाहते हैं। उसके बाद हम मेरा बेटा इसको पकड़, हर एंगल से आपको परेशान करता। वो दारू पी के दोनों आया था, तो मेरा बेटा ले गया था इसको पकड़ के थाना पर, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।